नमस्कारम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ई क्लासमेट में। जैसा कि हमने कहा था कि हमारे YouTube चैनल पे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो उसी सीरीज में हम आपके सामने लेकर आ गए हैं सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर सेट ए पेपर फर्स्ट लेके आ गए हैं आपके सामने। इसे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे। पेपर देखते ही स्टूडेंट के दिमाग में एग्जाम का माहौल बन जाता है, तो देखते हैं ऐसा माहौल बनाने में हम कितने कारगर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 31 है, यही से मैथ स्टार्ट होता है। तो इस प्रॉब्लम नंबर 31 को देखेंगे। इसमें कह रहा है 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को 3 प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। पेपर हम एवरेज स्पीड से सॉल्व करेंगे। 1 मिनट का समय लेंगे प्रत्येक क्वेश्चन पे। जो देखते हैं, ये कह रहा है ए, बी, सी 3 पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को 3 प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, 3 प्रकार के पेन यानी तीनों खरीदने हैं, तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, यानी 10, 12, 24 के पैकेट में उपलब्ध हैं और समान संख्या में हमको खरीदना है। यानी कि हमको इसका क्या ज्ञात करना है, पैकेटों की न्यूनतम संख्या। न्यूनतम जहाँ कहता है वहीं पे एलसीएम फाइंड किया जाता है, लघुत्तम समापवर्तक। 10, 12 और 24 2 से काटेंगे 5, 6, 12, फिर 2 से काटेंगे 5, 3 और ये हो जाएगा 6, फिर 2 से काटेंगे 5, 3, 3, फिर 3 से काटेंगे 5, 1, 1, फिर 5 से काटेंगे 1, 1, 1। तो हो गया 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 और 24 पंचे 24 पंचे देखते हैं। 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, 120 हो जाएगा। तो 120 पेन खरीदने पड़ेंगे। टोटल पेन हमको 120 खरीदना है, तो प्रत्येक समान संख्या में खरीदना, यानी 10 के पैकेट में मिलता है। पहला वाला ये वाला पेन जो है 10 के पैकेट में मिलता है, तो 10 से इसको भाग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 120 भागे 10 कट जाएगा। ये का 12 पैकेट खरीदना पड़ेगा। बी का देखते हैं। बी में है 14 पेन है, बी में है 12 पेन, तो 120 भागे 12 इक्वल टू हमें 10 पेन खरीदना पड़ेगा बी के। और सी का हमें 120 भागे 24 पेन है, इसमें खरीदना पड़ेगा हमको पैकेट 24 पंचे 5 पेन, यानी कि 12, 10 और 5, 12, 10 और 5, यानी डी वाला आंसर सही है। ये आपका आंसर 12, 10 और 5 सही है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 12, 10 और 5 सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्ग की भुजा 4 सेमी है, इसे काटकर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग के क्षेत्रफल क्या होंगे। ये कह रहा है एक वर्ग की भुजा, कोई एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेमी है, ये 4 सेमी है, तो इसको काट के 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका क्षेत्रफल हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर बराबर 16 सेमी स्क्वायर, 16 सेमी स्क्वायर। अब इसके कहते हैं कि काट के 4 भागों में बांट दिया गया है, तो प्रत्येक कितने का होगा, तो 16/4 एकम 4, 4 चौक 16 बराबर 4 सेमी स्क्वायर का होगा 1, 1। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। तो ये हो गया आपका सेकंड सवाल। फिर देखते हैं थर्ड नंबर सवाल को देखेंगे। तीसरे नंबर पे जो सवाल है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। छाटना है कौन सा कथन सही नहीं। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछ रहा है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको छोड़ते हैं, अगला पढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। 2 स्टार्ट हो गए, 2, 3, 5, 7 ये सब अभाज्य संख्याएं तो अपरिमित रूप से बहुत है, सही है ये तो। फिर अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी सही है। या तो 1 होता है या तो संख्या स्वयं होती है। 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी सही है। और पूछ रहा सही कौन नहीं है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं, 2, 3, 5, 7 और 9 भी कट जाता है, तो ठीक है 4 ही हैं, ये भी सही है। यानी कि ये सही तो गलत फिर कौन सा है, ये वाला। तो अपना आंसर मार्क यही करना है हमको, यही गलत है और यही मार्क करना है, यानी आंसर यही सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 34 नंबर प्रॉब्लम देखेंगे। कह रहा है कि वो संख्या जो 1 से 10 दोनों को सम्मिलित करके, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों को सम्मिलित सभी संख्याओं से विभाजित होगी। सभी संख्याओं से विभाजित होगी मतलब वो छोटी से छोटी संख्या पूछ रहे हैं, यानी कि सबका एलसीएम फाइंड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले 10 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे हो जाएगा 1, 1, 3, 2, 5, 3, 7 और 4 और 9 और 10 का हो जाएगा 5। जगह कम है यहाँ पे। चलिए फिर 2 से कट गया है, अब काटेंगे 3 से। 2 से कट चुका है, 3 से काटेंगे तो 1, 1, 3 नहीं कटेगा, 1, 3 ही रह जाएगा। फिर 1 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 3, 7, 2, 9 और 9 का 9 और फिर 5 का 5 रह जाएगा।
2 से भी कोर कट रहा है, ये कट रहा है, 2 से ये कट जाएगा, 1 1 3 1 5, एलसीएम ऐसे निकालेंगे 2520 आएगा, यही आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर प्रॉब्लम। ऐसा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं। ऐसा के पास 5 और 10 के सिक्के हैं, तो आपके पास यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और कुल धन 160 रुपया है, तो उसके पास 5 और 10 के कुल कितने सिक्के हैं। कह रहा है कि एक लड़की है आयशा, उसके पास 5 और 10 के सिक्के हैं, तो कुल धन 160 रुपया है, तो सिक्कों की कुल संख्या 25 दिया हुआ है। यानी हम मान लेते हैं कि 5 के सिक्के, 5 रुपया के सिक्के बराबर x, तो 10 रुपया के सिक्के बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 20 है तो टोटल 25 है, 25 माइनस x हो जाएगा, तो 5 गुणे x हो गया, 5 रुपए जितने सिक्के हैं प्लस 25 माइनस x गुणे 10 रुपए के सिक्के जितने हैं, टोटल कितने रुपए हो जाएगा, कुल रुपया 160 है। इसको देख लेते हैं फिर क्या होता है, 5x प्लस 250 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 10x हो जाएगा इक्वल टू 160। तो ये 5x 10x माइनस है, तो इसलिए हो जाएगा ये 5x इक्वल टू 160 माइनस 200 सॉरी माइनस 160 प्लस 250 हो जाएगा। ये पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू, अब इसमें 250 में से 60 निकालेगा 40 और 50 90 बटे 5, 18 पंचे 90, यानी x बराबर 8। यानी कि 5 के सिक्के हमने माना था x, 5 के कितने सिक्के हैं, x हैं, और 10 के कितने सिक्के हैं, तो x बराबर आ गया आपका 8, और 10 के सिक्के हैं 25 माइनस x, यानी 25 माइनस 18 आ गया, सॉरी ये 18 है, 25 माइनस 18 इक्वल टू ये हो जाएगा 25, 5 उधर और 2 इधर, 7 सिक्के, यानी 18 और 7, 5 के सिक्के 18 और 7, ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 36। इसमें दिया हुआ 17.5 इंटू 3 माइनस 21, ये भाग का निशान है, ये मिसप्रिंट है, भाग का निशान है, भागे 7 माइनस 3 गुणे 12.5। तो हम भाग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है भाग जोग के नियम से लगेगा, भाग जोग, सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो सबसे पहले इसमें भाग का सिंबल वो भाग कर लेते हैं, 17.5 गुणे 3 ऐसे लिखा रहने देते हैं, माइनस का सिंबल लगाते हैं, 21 भागे 7 लिखा हो तो आ जाएगा ये आपका 3 माइनस 3 इंटू 12.5। अब इसमें देखते हैं 3 3 3 और ये 3 समय है, तो 3 ताम लेंगे, 17.5 माइनस 1 माइनस 12.5, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 17 में से 12 निकल के जाएगा, 17.5 में से 12.5 निकल के जाएगा, तो हो जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा ये 4, तो यानी 3 गुणे 4 बराबर 12। आपका आंसर नंबर सेकंड सही है। अब प्रॉब्लम नंबर देखते हैं 37। कहना है कि एक बाग के वृक्षों में, एक बाग है जिसमें वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। नीम का वृक्ष कितना है, 1/6 है। आधे वृक्ष अशोक के हैं, तो आधे कितने हैं, अशोक के हैं, और शेष यूकेलिप्टस के हैं, शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, यदि नीम यानी 1/6 है, ये बराबर कितना है, ये वाला बराबर है 5 के। तो कह रहे हैं कि बाकी कितने हैं, बाकी बाग में यूकेलिप्टस के कितने पेड़ हैं, यूकेलिप्टस हमें फाइंड करना है। इतना हमारे पास था नीम के वृक्ष और इतना है अपने पास अशोक के वृक्ष, और बाकी यूकेलिप्टस है, तो आधा तो ये नीम ही है, सॉरी आधा अशोक है, और 1/6 इतना है, तो आधा माइनस हाफ माइनस 1/6 करेंगे। आधे में तो पूरा अशोक हो गया और आधे में 1/6 आपका नीम है, शेष यूकेलिप्टस है, तो नीम आधे में से नीम ये घटा देंगे तो हमारे पास यूकेलिप्टस निकल आएगा। तो यूकेलिप्टस यूकेलिप्टस ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 3 6, 3 माइनस 1 बराबर 2/6। तो 1/6 बराबर 5 दिया है, तो 2/6 बराबर 1/6 बराबर 5, तो 2/6 बराबर 5 गुणे 2 बराबर 10। आपका 10 हो जाएगा आंसर, यूकेलिप्टस की संख्या हो जाएगी आपके यहाँ 10। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 38 है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 पर प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय फाइंड करना है। तो एक तो ये 29 तारीख को 16:30 पे चली, 16:30 मतलब 4:30 पे चली, तो ये रात के 12 बजे भर कितना हो जाएगा, मान लिया चलो 5 बजे चली, तो 5 और 7 12 यानी 7 घंटे और 30 मिनट ये लग गया आपको 12 बजने में। तो हो गया आपका 29 से 30 तारीख हो गया। अब 30 से फिर हम इसमें 24 घंटे और जोड़ देते हैं, तो ये हो गया आपका 31 43 मिनट और चलने के बाद में पहुंचती है। तो 7 घंटा 24 घंटा 8 घंटा, और तो 24 और 7 31 और 31 और 8 हो जाएगा 39, और ये 30 मिनट और ये 45 मिनट, यानी ये आपका हो जाएगा आधा घंटा, 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट, 39 और ये हो जाएगा 40 घंटा 15 मिनट, टोटल 40 घंटा 15 मिनट ये गाड़ी चलेगी, 40 घंटा 15 मिनट। ये आंसर नंबर 4 इसका सही है 38 का। अगला सवाल देखते हैं, 39 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों के घटते क्रम में व्यवस्थित किया, किसे लंबाइयों के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया, कौन सा ऑप्शन सही कह रहा है कि घटते क्रम में रखा गया है।
ये देखते हैं कि कितना लिखा है 850 mm, मतलब 0.7 है, 1000वां भाग मिली। 1000वां भाग मिली से मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 8.5 हो जाएगा। सबसे बड़ा 8.5 है, इससे बड़ा इसमें कोई नहीं है। चलिए तो ठीक है। उसके बाद में ये कहना 800 सेमी, 800 सेमी को अगर हम मीटर 0.7 100 यानी कि 8.00। उसके बाद में ये भी सही है। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि 8 mm, उसके बाद 8 mm सबसे छोटा, इसको बाद में रखना चाहिए, यानी ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। इन्होंने ये कर दिया सबसे बड़ा, तो हमने ये देखा था ये था, तो ये भी गलत है। और 8 मीटर यानी सेम ये वाला कर दिया, 8.5 मीटर ये वाला हो जाता है, ये भी गलत है। यानी 4th नंबर यही आंसर आपका सही होगा। ये 39 नंबर आपका हो गया। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 40। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 40। इसमें क्या कह रहा है, 180 सेमी लंबी तार को एक आयत के रूप में कर दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेमी हो तो इसकी लंबाई क्या होगी। एक तार है 180 सेमी, उसको एक आयत के रूप में कर दिया गया है। तो टोटल आयत के रूप में क्या गया, इसका नहीं परिमाप जो दिया है 180, परिमाप दिया है 180 सेमी। तो परिमाप बराबर होता है, आपको पता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होता है 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दिया हो जाए, इधर 2 गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा, 180/2 यानी 90। और आपको दिया हुआ कि चौड़ाई जो है 30 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 30 है, चौड़ाई उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 90 माइनस 30, यानी 90 में से 30 जाएगा 60। ये 60 जो आपका सेमी आएगा ये आपका हो जाएगा लंबाई, 60 सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा लंबाई। आंसर नंबर सेकंड सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है कि कक्षा सेकंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया। अब आ गया आपका पेडागॉजी, यहाँ तक था मैथ, उसके बाद आगे चालू हो गया पेडागॉजी, सब्जेक्ट पेडागॉजी। तो अब देखते हैं 41 नंबर प्रॉब्लम। कक्षा सेकंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिख देंगे। चलो ठीक है, लगता है, लेकिन इसे आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास, इन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम द्वारा समझाएंगे। ये भी सही लग रहा है। उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा। ये एकदम गलत है प्रॉब्लम, ये आंसर। इन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। बच्चा कैसे कर लेगा खुद से। इसके लिए अब 2 आंसर बनते हैं, उनकी कॉपी में सही उत्तर लिख देंगे, ये भी अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा ये है आंसर नंबर सेकंड। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 42। गणित के 42 है प्रॉब्लम नंबर। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देते हुए मुख्य प्रयोजन बताइए। प्रतिचित्रण क्यों प्रयोग में लाया जाता है, ये पूछा है। नंबर 1 इन्होंने आंसर दिया, उसी में से छांटना है। त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देने के लिए, ये हो सकता है, देखते हैं। अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देने के लिए, ये भी हो सकता है, देखते हैं। विषय को सरल और रुचिकर बनाने के लिए, लगता है हल्का फुल्का, लेकिन चलो देखते हैं अगला क्या कह रहा है। संख्याओं की नीरसता को समाप्त करने के लिए, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो डी तो करता ही नहीं है, डी वाले ऑप्शन वाले एकदम कट जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास आंसर बचा है, विषय को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए। ये तो मेन रीजन नहीं है, ये भी आंसर सही नहीं है आपका। अब देखते हैं बी एंड सी कह रहा है। बी अनुपातिक विवेचना, हाँ ये तो हमने पढ़ा था, कौन मोटा कौन पतला, हमने पहली दूसरी कक्षा में शायद पढ़ा था, कौन मोटा तो अनुपातिक वाला तो है, ये तो पक्का है, यानी बी जिसमें है। अब इन दोनों में से छांटना हमको कौन है, इन दोनों में से। और सी क्या है, विषय को सरल बनाने के लिए, सी वाला ये गलत हो जाएगा। ये एंड बी आपका त्रिविम विचारधारा और अनुपातिक विवेचना मोटा पतला वाला देखने के लिए, यानी आंसर नंबर 3 इसका सही होगा। 42 का 43। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विचार प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। कुछ पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, कौन सा, चौपड़ यानी टाइलिंग, देखते हैं। समिति, प्रतिरूप या अनुपात पूछ रहा कौन नहीं, तो चौपड़ टाइलिंग ये तो है, ये क्षेत्रफल से संबंधित। समिति ये भी दिया होगा, प्रतिरूप ये भी दिया होगा। अनुपात जो है थोड़ी ऊंची चीज हो जाती है, प्राइमरी स्तर पे नहीं होगा, यानी आपका आंसर नंबर 4 ये सही हो जाएगा। तो प्राइमरी पाठचर्या में 2005 में नहीं है। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 44। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्न से किन साधन शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग ये दर्शाने के लिए कर सकता है कि वह विभिन्न है। ये कह रहा है कोई क्षेत्रफल समान है, ये दर्शाने के लिए किन चीज का प्रयोग कर सकता है। ये कह रहे हैं पैमाना, पटरी का। ये कह रहा है कि सूत्र का प्रयोग किए बिना, तो पटरी का प्रयोग तो यहीं वर्जित हो जाएगा, हो सकता है। और फिर ग्राफ पेपर देखते हैं, धागा ये भी देखते हैं, टाइल ये भी देखते हैं। अब देखते इसमें कहना कि केवल बी यानी केवल ग्राफ पेपर। उसके बाद देखते हैं कौन सा अच्छा आंसर है, बी एंड डी, यानी बी एंड डी, ग्राफ पेपर एंड टाइल, बी एंड डी। और सी वाला आंसर कह रहा है केवल सी। सी क्या है, धागा, एक गलत है। ए एंड डी, पैमाना एंड टाइल, पैमाना तो लेना ही नहीं था, ये भी गलत है। तो केवल बी भी गलत है, ये आंसर नंबर आपका सही हो जाएगा सेकंड, बी एंड डी। 44 का बी एंड डी। अब प्रॉब्लम नंबर देखते हैं 45। प्रॉब्लम नंबर 45, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। लिंग, सामाजिक, लिंग तो कतई नहीं होता है। व्यक्ति के स्वाभाविक क्षमता, ये भी डिपेंड नहीं करता है कुछ हद तक। गणित का स्वरूप, ये तो कतई डिपेंड नहीं करता है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, हाँ ये जरूर इफेक्ट करता है। आपके पास खाने की सामग्री नहीं रहेगा, आपका पेट नहीं भरा रहेगा, तो आप पढ़ेंगे क्या, ये जरूर डिपेंड करता है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि गणित की उपलब्धि कम होने के कारण
हो सकता है। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 46। यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, इनमें से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त रहेगी। लघुत्तम समापवर्तक विधि, कागज की पट्टियों का प्रयोग, डाइनिंग ब्लॉक्स का प्रयोग और संख्या चार्ट का प्रयोग। सबसे इजी रहेगा कि कागज की पट्टियों को काट के मोड़ के सिखाया जाए, ये सबसे इजी वे रहेगा। तो इसका आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा, 46 का सेकंड हो जाएगा। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 47। प्राथमिक कक्षा में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्न में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्न में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, ये भी उतना कोई जरूरी नहीं। गणित संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, ये भी कोई जरूरी इतना नहीं है। महत्वपूर्ण पहलू पूछा है, कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है योजना का। विद्यार्थी को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की विचार कर सकें, ये बहुत अच्छा आंसर है। देखते हैं अगला क्या करें। क्रियाकलापों को लिखना और इसके संदर्भ में प्रश्न देना, ये भी अच्छा नहीं है। आंसर नंबर 47 का थर्ड सही रहेगा, क्योंकि विद्यार्थियों को अवसर मिलेगा तो और अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, 48 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी संरचनात्मक यानी रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जाता है। गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। ये तो सभी लोग करेंगे, चाहे रचनावादी हो चाहे जौन सेवादी हो, इन सब करेंगे, क्योंकि इससे जो है बालक अच्छे से पढ़ पाता है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं, ये भी मानते हैं रचनावादी। और फिर क्या देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। यानी विषय परक क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव टाइप ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है। गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच में संबंध, ये भी संबंध तो संबंधित करके एक दूसरे से सब्जेक्ट तो पढ़ाए जाते हैं, ये सभी लोग कहते हैं। यानी प्रॉब्लम नंबर ये सही है। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय प्रकार की परीक्षा का उपयोग यानी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नहीं लिया जाता है प्राइमरी लेवल पे, यही जो है गलत है। तो यही वाला अपना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 49 नंबर, प्रॉब्लम नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित की संरचनात्मक यानी रचनावादी दृष्टिकोण से की जाती है। रचनावादी दृष्टिकोण से की जाती है। इनमें से कौन सी कथन की सहमति की जाती है, उसमें नहीं की जाती थी, इसमें की जाती है। मानस दर्शन जो है गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, ये सही है। अगर गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, ये गलत है। और गणित ये इससे संबंधित नहीं है। गणितज्ञों की सच्चाई का आविष्कार, ये भी इससे संबंधित नहीं। गणित पूर्णतः विषय परक है, ये भी रचनावादी नहीं मानते हैं। रचनावादी मानते हैं कि जो है मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 50। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप त्रिविम समझ को, 3 डायमेंशन नॉलेज को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। कौन सा बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, मानचित्र में शहरों को स्थान निर्धारित करना, ये तो कोई जरूरी नहीं। चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, इससे भी कोई रिलेटेड नहीं। त्रिविम समझ से संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, या फिर बोतल, ये भी गलत है। यही हो जाएगा सही आंसर। बोतल के ऊपरी दृश्य को बनाएंगे, चित्रित करेंगे तो त्रिविम समझ से संबंधित हो जाएगा। फिर देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 51। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। उत्कृष्ट परिवर्तन, चलो देखते हैं। विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पे असर होता है, ये भी असर तो होता ही है। ये भी सही है, असर होता है। अध्यापक के सीखने, ये भी सही है। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति, समझते हैं क्या, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर, हाँ यह सही होगा, क्योंकि अगर टीचर का जो स्वभाव है सरल होगा तो अच्छे से बच्चे पूछ पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा कोई भी डाउट क्लियर कर पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे, यानी असर पड़ेगा। ये भी सही है। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देश की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। ये भी, अगर समझ नहीं पाएगा बच्चा तो लिखेगा क्योंकि कैसे, ये भी सही है। फिर देखते हैं गणित के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा जो है स्वाभाविक होती है, ये गलत बात है। स्वाभाविक कुछ नहीं होती है, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतने अच्छा से सीख पाएगा। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 52। बहुत इजी प्रॉब्लम आ गया 52। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है। मनीषा के पास मेरे से 2 अधिक पेंसिल है। मनीष के पास मेरे से 2 अधिक पेंसिल है। मनीषा के पास कितनी पेंसिल है। ये जो प्रॉब्लम है तुलनात्मक जमा है, तुलनात्मक घटा है, घटा तो कतई है ही नहीं। विकलित जमा है, ये भी विकलित घटा, ये कुछ नहीं। तुलनात्मक, तुलना किया गया कि मेरे से दो मुझसे तुलना किया गया इसमें, तो यानी कि ये क्या, तुलनात्मक जमा है। 2 ज्यादा है, इसलिए वो जमा है। 53 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं पूछ रहा है। एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। क्या कह रहे हैं, कौन सा सही नहीं है। सही नहीं पूछा इन्होंने। एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। वेरी गुड, सही है। स्थानीय मान जैसे हम निकालते नहीं है तो ये भी सही है। स्थानीय मान ये योगात्मक प्रकृति की होती है, ये भी सही है। इसमें से आधार
टू की प्रणाली का पालन किया जाता है, ये तो कोई जरूरी नहीं, ये गुणात्मक प्रकृति की, ये भी सही है, यानी कि ये गलत है, यही यानी आंसर हो जाएगा, अपना आंसर यही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 54। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 54। ये कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्ययन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों को पहचान तक सीमित रखना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। प्राथमिक अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए। क्लास के अंदर का बच्चा जो है परिभाषा क्या समझे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वो सबसे, या फिर अवसर देने वाली बात आती है, बस वही प्रॉब्लम, वही आंसर सबसे गुड होता है। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति शब्द संग्रह, अब ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर नंबर थर्ड सही रहेगा, 54 का थर्ड। 55 पे देखते हैं। 55 पे क्या है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है, यानी कि क्या है, रीजनिंग, गणितीय तर्कणा, मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। अब परिभाषा देने की क्षमता से रीजनिंग तो मानी नहीं जाएगी, गणितीय प्रक्रिया को तर्क संगतता देने की क्षमता ये हो सकता है, क्योंकि तर्क संगतता इसमें यूज, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने का, तर्क देने की क्षमता को गणितीय तर्कणा कहते हैं, ये सही हो जाएगा आंसर। देखते हैं क्या अगला, परिकलन में निपुणता की क्षमता, ये भी कोई जरूरी नहीं। गणितीय परिस्थिति में ये भी रटने वाले भी, ये भी हो जाएगा। विभिन्न परिस्थिति में सूत्र को स्मरण, रटने की कोई जरूरत नहीं, जो तर्क संगत यानी तर्क प्रस्तुत करेगा वही गणितीय, उसी में मैथमेटिकल रीजनिंग है। 56 नंबर प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 56 देखेंगे। सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। इन्होंने मूल्य दे दिया है, रेट किस रेट से है। 1 केजी का दाम 40 रुपया है टमाटर का। आलू का 2 केजी का दाम 25 रुपया है, यानी 1 केजी का हो जाएगा 12.5 रुपया, 12.5 रुपया। इसमें दिया हुआ गाजर का रेट 250 ग्राम का 20 रुपया, और 1 केजी का लौकी का दाम 10 रुपया है। मिर्चा, अब देखते हैं क्या क्या हमें खरीदना है। संजय ने कहा कि 1/2 केजी टमाटर, 1/2 केजी टमाटर, 1/2 केजी टमाटर कितना है, 1 केजी का 40, 1/2 केजी का 20 रुपया हो जाएगा। तो चलिए हम 20 रुपया कहाँ लिख दें, दिखाई दे जाता कि, हाँ यहाँ पे लिखेंगे 20 रुपया। हमने आधा केजी टमाटर लिया, 40 रुपया किलो टमाटर था, तो आधा केजी 20 रुपया हो गया। फिर कहा कि 1 केजी आलू ले लिया। अब 1 केजी आलू का दाम हो जाएगा 25 का आधा, 12.5 रुपया, 12.5 रुपया। अब आधा केजी हमने ले लिया गाजर का रेट है 250 ग्राम मिलता है 20 रुपए का, तो आधा केजी हो जाएगा 500 ग्राम 40 रुपए का, प्लस 40 रुपया। अब हमने आगे लेना, हमको 250 ग्राम मिर्चा लेना, मिर्च का रेट 100 रुपये, 100 ग्राम का 10 रुपया, तो फिर 200 ग्राम का 20 रुपया, और 250 ग्राम का हो जाएगा 25 रुपया, प्लस 25 रुपया। और 6 नींबू खरीदने, 4 नींबू का दाम 10 रुपया है, तो 6 नींबू का हो जाएगा प्लस 15 रुपया। अब जोड़ लेते हैं, टोटल कितना है, 20, 40, 60 हो जाएगा, और 60 और 40, 25 और 15 भी 40 हो जाएगा, 40, 40, 80 और 20, 100 हो जाएगा, और प्लस 100 प्लस 12.5, 112.5, और टोटल इन्होंने क्या है 200 रुपए का नोट दिया, तो कितना वापस करेगा, तो 200 माइनस 112.5, अब घटाएंगे तो आएगा 87.5। तो आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा सेकंड, आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा सही। तो चलिए देखते हैं अगला प्रॉब्लम नंबर 57। कह रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूं, और दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। क्रम से और अभाज्य संख्या, अंकों का योग 3 और 4 का पूर्ण गुणज है। तो देखते हैं 3 और 4 का पूर्ण गुणज इसमें से कौन सा है, योग जो है 5 और 7 12, 3 4 गुणज है, हाँ ये तो सही हो सकता है। और 23 है 2 3 5, इसका 3 और 4 का गुणज नहीं है, यानी ये नहीं होगा। 35 3 5 8, और 8 3 और 4 का गुणज नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट सही होगा। अब देखते हैं 58 नंबर प्रॉब्लम। 58 नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर निम्न रूप से चित्रित की गई। कार पार्किंग का कितना रुपया लेते हैं, ये उन्होंने बताया है। राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क की, और उसी दिन ही लेने 7 AM यानी 7 बजे सुबह वो ड्यूटी करने पहुंच गया, उसने कार अपनी खड़ी कर दी, और उसे उसी दिन ही लेने वह 4:30 PM पे पहुंच गया, यानी 7 बजे से सीधा 12 बजा, तो 5 घंटे हो गए, और 4:30 यानी 4 घंटे 30 मिनट और हो गए। शाम को 4:30 पर लेने गया, तो यानी 7 और 4 11 घंटे 30 मिनट, उसे कितने रुपए भुगतान करने होंगे। तो देखते हैं, कह रहा है कि 8 घंटे से 12 घंटे तक का रेट है 11.30, यही हो जाएगा। 8 घंटे से 12 घंटे तक का रेट कितना है, 150 रुपया, तो उसे कितना रुपया देना पड़ेगा, 150 रुपया। आंसर नंबर सेकंड, आंसर नंबर सेकंड यही सही रहेगा इसका। 7 ये वाला आ जाएगा, ये 7.07 इसके बाद ये आ जाएगा, यानी कि 7.07 तीसरे नंबर पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर 59 का। अब देखते हैं 60 नंबर क्या कह रहा है। 60 नंबर, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के अंक 8 है। 5 अंकों की कोई संख्या, तो हम लिख लेते हैं 5 अंकों की कोई संख्या, 1 2 3 4 और 5 अंक की कोई संख्या है, इसी के ऊपर हम संख्या लिखेंगे। कह रहा है कि दहाई के स्थान का अंक 8 है, दहाई के अंक 8 है, हमने इकाई दहाई के स्थान पर 8 है। इकाई के स्थान का अंक जो दहाई के स्थान के अंक का 1/4, यानी 8 का 1/4 है इकाई पे, तो इसका हो जाएगा 2 चौका, 2 होता है, 2 हो गया। 1000 के स्थान पर अंक 0 है, 1000 के स्थान पर 0 है। 100वें स्थान पर अंक जो है इकाई के अंक का दुगुना है, इकाई के अंक का दुगुना है, 2 दूनी 4 है यहाँ पे। तो और 10,000वें स्थान का अंक जो है इकाई के अंक का 3 गुना है, यानी 2 3 6 है, यानी 60 48 0, 60 48 60 48 60 48
6048-2, 0 नहीं 6048-2, आंसर नंबर 4 सही है। तो आपने इस प्रकार देखा कि 30 मिनट के अंदर 30 सवाल आराम से आप कर पाएंगे, इजी वे में, कोई कठिन सवाल नहीं आते हैं, आपको पता है। लगभग 12 से 15 नंबर पेडागोजी आती है और बाकी मैथ के प्रॉब्लम आते हैं, और भी मैथ के प्रॉब्लम बहुत ईजी आते हैं। तो इस पेपर में इतना ही था। अगले बार हम नए पेपर के साथ में आएंगे, पेपर ही सॉल्व करेंगे अभी हम अगले 5-6 वीडियो तक। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। कार नॉलेजेबल वीडियो फाइंड करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ई क्लासमेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा लीजिए कि जब भी वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक्स।